फिल, हाँ फिल कर दो सर, उससे कलर आ जाएगा। या बॉर्डर लाइन उससे रहता है, ये लाइन पता नहीं। तो फिर एरिया सेट करेगा, काम करना है। चलो, so what we were doing in the last class? अच्छा, हमने डायगोनल इसका 3 डायमेंशनल वेक्टर बनाया था और फिर उसका निकाला था। So we were talking about vector resolution. We were talking about vector resolution. Now, sir, if you could remember in the last class, I told you that if we are having any vector, कोई भी हमारे पास वेक्टर है, this is vector A. So we can break this vector A into two parts, जिनको बोलेंगे components. ओके, और चूज करने का तरीका क्या है? जनरली हम कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करेंगे, हमारी चॉइस। ठीक है, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमने सपोज करो ये चूज किया। सो हमें दो वेक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसका सम वेक्टर A है। वो दो वेक्टर बहुत इजीली आप देख पाओगे। एक वेक्टर हो जाएगा हमारे पास ये, दूसरा वेक्टर हमारे पास हो जाएगा ये। ठीक है, वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये वेक्टर बेसिकली जो y एक्सिस हमने चूज की है इसके पैरेलल है। इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे ax। ये कौन सा वेक्टर है? ax। दिस इज ay वेक्टर। वेरी क्लियरली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप जानते हो, ax प्लस ay इज वेक्टर a। वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay, दिस थिंग इज नथिंग बट वेक्टर a, है ना? ट्रायंगुलर लॉ ये था होना, ax इसके हेड पे दूसरा वेक्टर ay रखा है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर a हो गया। तो मैंने वेक्टर a को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, दो वेक्टर जिसका सम ये खुद है। ठीक है, तो या तो हम एक सिंगल वेक्टर की बात कर सकते हैं या हम इन दोनों वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का सम भी यही है। ठीक है, अब देखो x डायरेक्शन के अलोंग हमने ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर चूज कर रखा है। x डायरेक्शन के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर ले रखा है i कैप। y डायरेक्शन के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर ले रखा है j कैप। ठीक है, ax वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्शन तो ये वाली है, x वाली। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ax इनटू i कैप। वेक्टर के अंदर ये होता है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें। डायरेक्शन मिल गई, ax सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ay मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन इसकी j कैप वाली है। सो वेक्टर a कैन बी रिटन एज ax i कैप प्लस ay j कैप। ax और ay को ही हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a। ax एंड ay आर components of vector A. These are components of vector A. म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, सो यहां से अगर आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कितना हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ax और ay के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ab
cos फाई, ए और बी के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, सो ये वाली चीज़ तो चली जाएगी, बिकॉज cos 90 जीरो ही चला गया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये सिर्फ एक नोटेशन है, ठीक है, ये एक नोटेशन है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ध्यान रखना x एक्सिस और y एक्सिस मेरी चॉइस की है। सो जैसे ही मैं ये चॉइस चेंज कर दूंगा, जैसे ही मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दूंगा, मेरे कंपोनेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। फिर इतना लंबा भी क्यों लिखना, है ना। एक ऑल्टरनेटिव नोटेशन मैंने आपको बताई थी, वेक्टर a को सिंपली हम लिख देंगे ax, ay। ax और ay कंपोनेंट्स हैं। ax कंपोनेंट है i कैप डायरेक्शन के लोंग, ay वेक्टर है j डायरेक्शन के लोंग। यानी क्लियर है, सिंपल ऐसे लिख देंगे। और यहीं से अगर इतना आपको दे दिया तो हमें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी पता है, दिस इज सिंपली ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ दिस। ओके, उसके बाद तीसरी चीज, 3 डायमेंशन में अगर हम जाएंगे तो वहां पे क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। इसको हम लेते हैं x डायरेक्शन, अंदर वाली को y, और ये हो जाएगी हमारी z। सो हम क्या कर रहे हैं, दैट दिस वेक्टर इज rx, दिस वेक्टर इज, इसको मैंने ले लिया ry वेक्टर, got it, and this vector is, this is rz वेक्टर। सो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हमने ले लिए। अब इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं इस वेक्टर, इस पॉइंट से उस पॉइंट पर, ठीक, इस वेक्टर को हमें पता करना है कि ये वेक्टर कौन सा है। इसको मैं लिख देता हूं r वेक्टर, दिस इज वेक्टर r। अब बेटा ये अगर ry है तो ये वाला वेक्टर भी ry ही है ना, इसको उठा के पैरेलल इस कॉर्नर पर डाल देंगे, दिस इज स्टिल ry। ऐसे समझ लो, ये हमने ले लिया इधर भी नहीं ले सकते, वो बैठे हो तुम, x, ये y, ऊपर z। मैंने बताया था राइट हैंडेड सिस्टम बनना चाहिए। इधर भी बन गया, ये हम x ले लें, इसको y ले लें, ये z हो जाएगा, x, y, ऊपर वाला z, ठीक। तो ये वेक्टर है यहाँ से यहाँ। अगर ये वाला वेक्टर जो x के लॉन्ग हमने दे रखा है, इसको मैं उठा के यहाँ से इस वाली एज पे भी रख सकता हूँ। ये वेक्टर y वाला, इसको उठा के उधर भी रख सकता हूँ। सो बेटा ये ry वेक्टर है तो ये भी ry वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यही सेम होना चाहिए, ठीक है। ये भी ry वेक्टर है, rx के हेड पे हमने ry रख दिया तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। rx और ry का सम है ये वेक्टर प्लेन के अंदर, ठीक है मामा। x y यहां से जा रहा है इसका रिजल्टेंट, क्योंकि ये x वहां y रख दूंगा, टेल से हेड तक ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर हो जाएगा। कर पा रहे हो विजुअलाइज?
सो इस वेक्टर को हम बोल देते हैं R1 वेक्टर। अब बेटा ये जो वेक्टर है RZ, ये भी RZ ही है, इसकी लेंथ और डायरेक्शन कोई चेंज नहीं की, इसको उठा के यहाँ ट्रांसलेट कर दिया। सो ये वाला वेक्टर है हमारा RZ। वेरी गुड। अब बेटा देखो R1 प्लस RZ ये बन गया ना ट्राइंगल। सो यहाँ से बहुत क्लियर है कि R1 वेक्टर प्लस RZ वेक्टर ये किसके बराबर है? रिजल्टेंट वेक्टर R के। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर R के बराबर है। लेकिन जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर इस डायग्राम से बहुत ही क्लियर है दैट दिस इज इक्वल टू Rx प्लस Ry। ये Rx और Ry के बराबर है। सो R1 इज इक्वल टू Rx वेक्टर प्लस Ry वेक्टर प्लस Rz वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर R। ठीक है, और x, y और z बाई चॉइस मैंने कैसी एक्सिस की थी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। x, y, z बाई चॉइस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थी। इस डायरेक्शन के अलोंग भी हमें यूनिट वेक्टर पता है। इस डायरेक्शन के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर है i कैप। इस डायरेक्शन के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर है j कैप, सॉरी k कैप। y ये है और y के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर है j कैप। सो हम इसको लिख सकते हैं that Rx is equal to Rx I कैप प्लस Ry, इस वेक्टर की लेंथ है हमारी Ry और एक इस डायरेक्शन में j कैप डायरेक्शन प्लस Rz into k कैप। This thing is equal to R। ठीक है, तो हम इस वेक्टर R को कैसे भी लिख सकते हैं? दिस वेक्टर R is simply equal to Rx, Ry, Rz, जैसे वहां पर लिखा था। मीनिंग इसका भी वही है, Rx I कैप, Ry j कैप, Rz k कैप। ठीक है, अगर अब हम इसकी लेंथ की बात करेंगे, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? तो इसकी लेंथ बेटा अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर है ना। ये एंगल तो 90 डिग्री का ही बन रहा है ना, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से डायगोनल खींचोगे तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसके और डायगोनल के बीच में एंगल 90 का ही है। सो मैग्नीट्यूड जो हमारा R वेक्टर का है दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब R1 का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम कैसे लिखेंगे? R1 स्क्वायर इज Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री का इन दोनों के बीच। सो R1 इज इक्वल टू Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर एंड दिस इज प्लस Rz स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। तो यहाँ से सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ R आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। सिंपल इतना ही करना है, अंडर रूट ऑफ Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर प्लस Rz स्क्वायर। उसी चीज का सीधा सीधा जनरलाइजेशन हो गया। वेक्टर 3 डायमेंशन में है तो ये हो जाएगा, और ये जो डायग्राम है बेटा किसके लिए? ये पाइथागोरस थ्योरम ही है 3 डायमेंशन में। ठीक है, Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर प्लस Rz स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। यही है वेक्टर रेजोल्यूशन। एक वेक्टर को हम दो वेक्टर के सम के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके शिवेश, क्या हो जाएगा सर? अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा तो क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं,
के अंदर एक एग्जांपल दिया था, आप नहीं तो भावना इसलिए दोबारा देखिए। अगर मेरे पास ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन, क्या ये इंक्लाइन प्लेन, दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ पर हमारा कोई मास रखा हुआ है, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास एंगल। और आप सभी जानते हो कि वेट किस तरीके से लगता है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। दिस फोर्स इज mg, वेट, ठीक है ना बाबा, एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करके आप डाउनवर्ड इतना वेट लग रहा है। अब हम किसी भी वेक्टर को दो अलग वेक्टर के सम के रूप में भी देख सकते हैं। ये अकेला वेक्टर किन दो वेक्टर के इक्विवेलेंट है। आप सभी जानते हो कि इस ब्लॉक का मोशन प्लेन के अलोंग ही होगा, ये से इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड करेगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, जहां नेट फोर्स लग रही होगी। तो अब इसमें होगा क्या, हम दो डायरेक्शन चूज करेंगे। एक डायरेक्शन तो है हमारी पैरेलल टू द प्लेन, और एक डायरेक्शन हमने चूज की परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमने चूज कर ली, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y, ओके। अब यहां पर देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों होगा शीर्ष? सर angles के perpendicular axis से inclined angle। देखो बाहर आ बेटा मेरे पास से तो बुझन क्या होता है, अगर दो लाइन है ना हमारे पास ऐसे, इन दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, एक ये लाइन ले ली हमने, एक ये लाइन ले ली, इन दो लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल अगर थीटा है, तो इन दो लाइनों की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी कि इस वाली लाइन के अलोंग अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ले लूं, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस वाली लाइन के अलोंग में कोई परपेंडिकुलर ले लूं, इसके अलोंग परपेंडिकुलर खींचता हूं, तो ये वाला है। जो दो लाइन के बीच में एंगल है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल होगा। बात समझ में आई? होना भी चाहिए, जो एंगल दो लाइन के बीच में उनके परपेंडिकुलर के बीच में वही एंगल होगा। इंट्यूटिवली आप ये देख सकते हो काफी सरलता से। नहीं दिख रहा? देखिए, गुड। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट हुआ, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये जो इसका कंपोनेंट हुआ, जैसे कि अगर मैं इस वेक्टर को ले लूं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर है ना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर mg। ये वेक्टर उठा के अगर आप इधर ट्रांसलेट कर दोगे इसके पैरेलल ही, तो ये वेक्टर बनेगा हमारा दिस। इसी को इधर ट्रांसलेट करके इधर ले आए, ठीक है। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना है, दिस इज mg cos थीटा, और ये कितना है mg, है ना, ये वाला है mg sin थीटा, ठीक है। इसके सामने वाला ये mg sin थीटा है, और जो एंगल के साथ ही बन रहा है ये mg cos थीटा कंपोनेंट है। दिख रहा है ना कैसे? ये एंगल तो बेटा 90 डिग्री है, और ये आपका हो गया क्या सर? उल्टा नहीं होगा वो cos थीटा के साथ? ये sin थीटा है बेटा। आप ये देखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो ये है ना mg। सो परपेंडिकुलर है हमारा ये, हाइपोटेन्यूज है हमारा mg, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। सो जो परपेंडिकुलर आया ये कितना आया mg साइन थीटा, यानी कि ये लेंथ कितनी है, ये है ना परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, ये एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री का, तो यही है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर mg साइन थीटा, इसी को ट्रांसलेट करके यहाँ रखा है। अच्छा, ये इसका कंपोनेंट angle उल्टा है। हाँ जी, यहाँ एंगल y एक्सिस के साथ बनता है। हाँ जी, एंगल तो उधर भी ये बनाता है, इंक्लाइन ऐसा ले लिया तो हमेशा जो इंक्लाइन का कंपोनेंट आएगा वो mg sin थीटा ही आएगा, ये आप रट लो, ठीक है। इसका ये वाला कंपोनेंट हमेशा mg cos थीटा होता है, ये वाला हमेशा mg sin थीटा होता है। जब आप पुल पे अपने आप ही उतरते चले जाते हो ना, तो ग्रेविटी का यही कंपोनेंट लग रहा है। हम ग्रेविटी को दो अलग फोर्स के रूप में देख रहे हैं, एक ये वाला कंपोनेंट, ये कैंसिल हो जाता है, एक वो कंपोनेंट, ठीक है। जैसे शिवेश, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल है आपका 37 डिग्री, 37 लग नहीं रहा है वैसे, 53 ले लेता हूँ, मान लेंगे टेक इट टू बी 53 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका 5 cos 53 की वैल्यू बताओगे जरा। cos 53 बेस अपॉन 4/5 हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 4/5 4/5 3/5। पूछ भी नहीं देंगे सर ये 3/5 4/5 कैसे देखो। अगर मान हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल है ना, देखो जो सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल इस ट्रायंगल में यही है ना 90 डिग्री, सबसे बड़ा तो यही है ना। तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड, ठीक। जो सबसे छोटा एंगल होगा हम इसको ले लेते हैं 37 डिग्री, इस वाले एंगल को ले लेते हैं 53 डिग्री। सो 37 डिग्री सबसे छोटा एंगल है ना, इसके अपोजिट वाली साइड सबसे छोटी होगी। फिर 53 वाला है, इसके अपोजिट वाली साइड 37 वाले से बड़ी होगी। तो इस तरह का ट्रायंगल जहां पर हाइपोटेन्यूज आपको दे रखी हो 5, ठीक है, तो ये होगी 3, ये होगी 4, करके देख लो 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, उसका √5 ही आएगा। सो ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड्स 3, 4 और 5 है, यहाँ से आप बहुत इजीली देख सकते हो। आपको क्या चाहिए, cos 53, यानी कि ये एंगल पकड़ना है, ठीक। सो cos 53, बेटा बेस कौन सा होगा, जो इसके साथ वाली लाइन है, बेस है यहाँ पर, ये लाइन 3, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज से ही है। सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ठीक है। सो दिस cos 53 3/5 इंटू ये, तो इस साइड में यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर पर सेकंड से। ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, किस स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझ रहे हो ना, वो दोनों डायरेक्शन में तो जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है। एक्स के अलोंग देखेंगे तो उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, वाई अलोंग डायरेक्शन किस स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। सो ये इंडिविजुअल वेलोसिटी ना देख के आप इसको दो वेक्टर के रूप में देख सकते हैं, एक वेलोसिटी x के अलोंग भी है, एक वेलोसिटी y के अलोंग भी है। सो ये जो वेक्टर है पूरा का पूरा वेलोसिटी वेक्टर, बेटा जी इसको मैं लिख सकता हूँ 3i प्लस 4j, और ये दिया गया है मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? सो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे रिप्रेजेंट होंगी, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो फोर्स हो। इस केस में भी x और y के अलोंग mg sin थीटा नेगेटिव x डायरेक्शन में है ना, सो वेट फोर्स ही है, इसको फोर्स लिख देता हूँ। नेगेटिव x डायरेक्शन में है, कितना है mg sin थीटा, किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो माइनस i कैप यहाँ में लगा देगा, प्लस y डायरेक्शन में कितना है, ये भी नेगेटिव y डायरेक्शन में है, mg cos थीटा माइनस j कैप।
ठीक है। और सिंपली फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस mg sin थीटा आई कैप प्लस माइनस mg cos थीटा j कैप। बात समझ में आई? किसी भी वेक्टर को अब हम इन नोटेशंस में लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी इन सारे नोटेशंस की यूज टू होना पड़ेगा, ठीक है। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आ जाएगा, 11वीं के खत्म होने के दिन आ रहे हैं, सो ये सारी चीजें हमको थोड़ा सा पहले आनी चाहिए। सिलेबस कोई खत्म बात हो जाएगा। है जी, सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, और उस सिलेबस खत्म होएगा आपको क्या लाभ होगा ये बताओ। अगर यहाँ कंफर्टेबल नहीं हुए तो मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि यार आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि समझ आ ही नहीं सकता। अगर इन नोटेशंस में दिक्कत है तो आगे मैं तो श्योर हूँ कि अब इनको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हो। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आपको ये बेसिक्स में आपकी ग्रिप बन गई, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा भले ही आप सिलेबस में पीछे चल रहे हो, लेकिन आप कंफर्टेबल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। वरना तो हाथ ऐसे रहेंगे, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, है ना। फिर बस फॉर्मूले मेमोराइज करोगे, बस फिर अपने मेमोरी पे डिपेंडेंट रहोगे, मेमोराइज करोगे और वहाँ अक्कड़ बक्कड़ देखो ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, डेटा भी फिट हो गया, एक ऑप्शन भी दिख रहा है ऐसा, मान के आ जाओगे और आधे क्वेश्चन को समझ ही नहीं आएगा। फॉर्मूले में किसी में कुछ भूल जाओगे, किसी में कुछ, है कि नहीं। तो इसलिए हमें अपने बेसिक मजबूत करना है, क्योंकि जब देखो कोई तुम्हारे साथ में होगा ना, तो उस टाइम पे जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है वो साथ होगी, क्योंकि दिमाग दौड़ेगा, जो चीज़ें आपने समझी क्वेश्चंस को ढूंढेगा, समझ भी आएंगे और सॉल्यूशन फ्रेम करने की कोशिश भी करोगे, है क्या नहीं। चलो अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। Multiplication of vectors. Now sir, this vector multiplication is defined in two ways. Vector multiplication is defined in two ways. And which are those two ways? One is the dot product, one is the Cross. product. In case of dot product, the result is a scalar quantity. In case of cross product, the result is a vector quantity. और इसी डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। इसी डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं। सर टेम्परेचर क्या है? स्केलर है? स्केलर। कभी ऐसा सुना है टेम्परेचर क्या लग रहा है मुझे इस डायरेक्शन में अंदर घुसा जा रहा है, आप लोग सर पुश कर रहा है, सर पुल कर रहा है ना। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक केस में हमें मिल रही है स्केलर क्वांटिटी, है ना। एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका है कि हमको मिल रही है स्केलर क्वांटिटी, और एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका ऐसा है कि हमको मिल रही है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि
दो वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डायरेक्शन गायब हो जाती है। ठीक, क्यों कर रहे हैं ये चीजें बाद में समझ में आएंगी। जैसे कि अगर मैं ये करूं, क्या किया मैंने, पुश किया मैंने इस चेयर के ऊपर फोर्स लगाई तो इसको मूव भी कर दिया। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क होता है, ठीक है। लेकिन वर्क की कभी सुनिए डायरेक्शन कि मैंने वर्क कर दिया इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। कुछ भी काम कर रहे हैं हम ये कहते हैं ना कि 10 जूल का वर्क कर दिया, 20 जूल का कर दिया, है ना। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं इसको ऐसे लिफ्ट कर दूं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना वर्क किया। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया ना, मैंने इसको पुश किया, पुश यानी कि एक फोर्स लगाई किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं डायरेक्शन वाली, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व है लेकिन जो प्रोडक्ट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क। तो वहाँ इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। हम डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि वो हमारे वर्क को डिफाइन करेगा, ठीक है। और यूजेस भी इसके जो होंगे वो हम देख लेंगे। So let us start with dot product. Dot product for any two vectors dot product for any two vectors A and B is defined as the product of magnitude of vector A comma magnitude of vector B and cosine of angle theta between them and the cosine of angle theta between A and B. It is defined as the product of magnitude of A, magnitude of B and cosine of angle theta between A and B. दो वेक्टर के बीच में एक ही एंगल होगा जो लेस देन पाई होता है, हम उसको देते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। So suppose we are having two vectors A and B. There are two vectors. Suppose this is vector A and let's suppose this is vector B. So the angle between the two vectors निकालने के लिए टेल टू टेल रखते हैं, तो एक को उठा के दूसरे के टेल पर रख लो। दोनों उठा के ऐसे रख लिए, इनके बीच में एंगल है थीटा।
इनके बीच में एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। सो डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है हमारा दैट ए डॉट ही लगा देंगे दोनों के बीच में, ए डॉट बी, डॉट लगा दिया तो डॉट प्रोडक्ट। बस सिंबल बना रहे हैं ताकि हम समझ जाए कि हम कौन सा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो वेक्टर का, जिससे हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। A dot B is magnitude of A into magnitude of B into cos of angle theta between the two vectors, where theta is this angle। दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा वो हमने लिया है। राइट हैंड साइड पर क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ऑन द राइट हैंड साइड वी आर हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड। सो इसको मल्टीप्लाई किया और एक मिली है हमको स्केलर क्वांटिटी। राइट हैंड साइड पर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड इज हैविंग नो डायरेक्शन। And I can also simply write it as A B cos theta. A B without arrow sign over this symbol. This is only magnitude. अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पर देखें सर इस फॉर्मूला की कोई डेरिवेशन, डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हम डिफाइन कर रहे हैं ये फॉर्मूला थोड़े A डॉट B हमने कैसे डिफाइन किया, समझ रहे हो ना। ये हम एक डेफिनेशन दे रहे हैं, दो वेक्टर हमने दिए, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, इस चीज को हमने बोला दिस इज द डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन। ठीक है, इसको हमने डिफाइन किया है यहाँ पर कि डॉट प्रोडक्ट आखिर है क्या। एक नई क्वांटिटी हम यहाँ पर रख रहे हैं हम आपके सामने, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, हमने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट को हम मैथ्स में कैसे डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद डिफाइन हमने कर दिया, पहले इसके रूल समझेंगे, उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, दो वेक्टर भाई स्केलर तो आपने मल्टीप्लाई किए हैं 3 into 2, आप जानते हो, यानी कि 3 को 2 बार ऐड करना है। 3 into 2, 3 2 is 6 है ना, 4 into 2 is 8। आप समझ रहे हो कि 4 को 2 बार ऐड करना है तो 8 आएगा। तो वहां मीनिंग आप समझ रहे हो, इधर मीनिंग क्या है, इधर मीनिंग जो है उसको हम अभी डिफाइन कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट आखिर है क्या। फोन साइलेंट कर दो पहले, निकाल के। अगर पापा मम्मी का फोन है तो उठा लो। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं। सपोज करो, इसको हम क्या लिखते हैं कि एक एक्स एक्सिस मैंने इसके लॉन्ग मान लिया, वेक्टर बी के लॉन्ग, और ये मैंने वाई एक्सिस चूज कर, है ना। सो ए cos थीटा बहुत क्लियरली मेरे को बता दोगे कि सर ए cos थीटा, अगर यहाँ से आप बी को परपेंडिकुलर डालते हो तो जो इतनी लेंथ है, दिस थिंग इज व्हाट, ए cos थीटा। Yes or no? इसको मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। What is A cos theta? A cos theta is projection of vector A along vector B। यानी कि सिंपल क्या है, बी की डायरेक्शन में ये कितना है, ये तो मीनिंग निकला ना इसका। बी की डायरेक्शन में ए का कितना पार्ट
वो पार्ट है a cos थीटा। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर मैं x एक्सिस लेता हूं इसके लॉन्ग, a के लॉन्ग ही लेता हूं, एंड दिस इज द y एक्सिस। सो b cos थीटा कितना हो जाएगा, b cos थीटा ये पार्ट हो जाएगा। ओके, so what is b cos theta? b cos theta is this length is b cos theta। ठीक, ये एंगल बनना है, इसके साथ वाला cos थीटा, ये b sin थीटा। so b cos theta is this length। ओके, अब बच्चा लोग मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं that a dot b is a into b cos theta, and this can also be written as a cos theta into b, है क्या नहीं? यानी कि डॉट प्रोडक्ट का एक और मीनिंग है, या तो हम a की प्रोजेक्शन ले रहे हैं b के लॉन्ग, या b की प्रोजेक्शन ले रहे हैं a के लॉन्ग, दोनों सेम ही बात है, रिजल्ट सेम ही आएगा दोनों से। ठीक, तो ये वाली चीज क्या हो गई, ये चीज हो गई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई? समझ लो, एब्जॉर्ब कर लो इस चीज को। ठीक है, b की प्रोजेक्शन b कितना है a के लॉन्ग, है ना, या a कितना है b के लॉन्ग, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है। ऊपर वाली टर्म का क्या मतलब हुआ, a मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a। ये वाली चीज क्या है, a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a, प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग और ऑन a। और ये वाली चीज क्या है, दिस थिंग इज प्रोजेक्शन ऑफ a along b multiplied by magnitude of a, magnitude of b। प्रोजेक्शन समझ गए, ये कर रखा है तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डाल दोगे आपको मिल जाएगा। क्या वो चीज कुछ तो वाइब्रेट करता है क्या हो ना, मैं तो बहुत बुरी हो गई। ठीक है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नोट तो किया नहीं कुछ सर, आगे नहीं। फटाफट नोट करो।
नई चीज़ें वॉलेटाइल होती हैं। जैसे कोई आपको ले जाए अपने घर फर्स्ट टाइम और आपको रास्ते याद करा रहा है कि देख भाई यहाँ तक आएगा ना, फिर यहाँ पे ये वाली चौकी आएगी, इससे राइट लेना था, है ना, उसके बाद फिर तीसरा टर्न लेफ्ट लेना था, उसके बाद मेरा घर आ जाएगा, इस गली के अंदर है, ये लाल सा घर है। पहली बार में क्या आपको याद हो जाएगा? समझ तो आएगा ना सारा रास्ता कि हाँ ऐसे था। लेकिन अगर उस रास्ते पे दोबारा नहीं आए, कभी याद नहीं होगा, दोबारा फिर पूछोगे भाई कैसे कैसे था बता। ये रोल है रिवीजन का। चीजें हमें वो याद रहती हैं जिनसे आप हम डेली मिल रहे हैं, है ना, जो हमारी लाइफ का पार्ट है, वही हमें याद रहता है, इसलिए रिवीजन का रोल है। और ये वाला रिवीजन तो वैसे भी आपको डॉक्टर बनाएगा। जीवन में बड़े आदमी बनोगे, 8-10 लाख रुपया कमाओगे आप एक हफ्ते का, तभी तो दुनिया घूमोगे, है ना। 7.5 साल सर्जरी करके फिर 2 महीने का छुट्टी लेके फिर निकल जाया करोगे, फिर पैसे फूक के आओगे। जितना कमाया तो कुछ खर्च तो करोगे ना, तो उसका ये पार्ट है, ये समझना और रिवीजन करना। जिम अगर मैं करूँगा ना, मेरी बॉडी में नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसको बॉडी चाहिए, इसको कुछ बनना है वो मेहनत खुद करूँगा। स्वर्ग लेने के लिए खुद को मरना पड़ता है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। First thing is that dot product is commutative. Dot product is commutative. यानी कि whether you are doing A dot B or whether you are doing B dot A, both things are same. ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सेकेंड थिंग इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। The dot product is distributive. That is, if we are having A dot vector B plus vector C, so this would be equal to, ये डॉट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बराबर होगा A डॉट B के प्लस A डॉट C। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। For any two mutually perpendicular vectors, for any two mutually perpendicular vectors, dot product is 0. हाँ जी, दो वेक्टर है मेरे पास, one is this and one is this, so their dot product is 0. An angle is 90. Suppose this is vector A, this is vector B. A dot B is A B cos of 90 degree, and this is 0. So for any two mutually perpendicular vector, dot product is always 0. Dot product can be used to find
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. This is very simple. How? Sir, A dot B, dot product of two vectors is simply defined to be AB cos theta. From here, you can note that cos theta is simply A dot B. ये तो बेटा एक वैल्यू आएगी ना निकल के, इसके इधर वैल्यू ही आएगी, नंबर आएगा कोई 3 4 5 6 ऐसा. So A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. So इस इक्वेशन का यूज करके we can find the angle between two vectors. Dot product of a vector with itself. Suppose we are having vector A. This is vector A. You want to take the dot product of vector A with vector A. What is the angle between the two vectors? 0. So the dot product is A square minus A dot A. This is simply equal to magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of angle between them. The angle is 0. Into cos 0. So this thing is A square. So क्या दे रहा है? Magnitude square भी दे रहा है. If you are taking the dot product of vector with itself, ठीक है, इसका देखो फायदा क्या होगा. कोई वेक्टर A दे रखा है, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लो, उसका अंडर रूट. ठीक है ना? चलो सर हमको एक वेक्टर का हमको उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो अपने साथ ही. सर तो फिर ए स्क्वायर आ जाएगा. तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएंगे एग्जाम्पल, समझ जाओ. हमको दिया क्या है? अभी एक जेनिक वेक्टर दिया है मैंने, इसको किसी कंपोनेंट फॉर्म में नहीं लिखा. ठीक है, अगर इसका मैं इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मुझे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जा रहा है. अभी मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझो. जब मुझे कुछ करना होगा ना इस वेक्टर के साथ, तो मैं इसको एक्स वाई में ही लिखूंगा. इसकी बात करने के लिए इस वेक्टर की हमेशा थोड़ा करेंगे भाई ये वाला वेक्टर है इधर को, पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करेंगे, उसमें उस वेक्टर को लिख देंगे. ठीक है, ये ट्रीटमेंट होगा हमारा. सबसे पहला काम फिजिक्स के अंदर जो हम करेंगे, हम अपने एक्स वाई और जेड एक्सिस को चुनते हैं. एक बार ही वो चुन लिए फिर हम चेंज नहीं करते हैं उन एक्सिस को. ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप अपने एक्स वाई जेड एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दोगे, वैसे ही वेक्टर के कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे. है कि नहीं? सो प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में जो हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस यूज कर दी, वो हम प्रॉब्लम के आखिर तक लेके चलते हैं. कभी हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बारी तो है ना इस वेक्टर के कंपोनेंट इस और इस एक्सिस के लॉन्ग ले लिए, थोड़ी देर बाद इसी सेम वेक्टर के कंपोनेंट आपने इस और इस एक्सिस के लॉन्ग ले लिए. ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते. वेक्टर सेम है, उसी डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड है, उस डायरेक्शन में पॉइंटेड है. ये बात समझाई थी मैंने लास्ट क्लास के अंदर, आप वेबसाइट पे रिकॉर्डिंग जरूर देखें. सो डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ हो गया, मैग्नीट्यूड यहाँ पर मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड स्क्वायर. अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है?
दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। ठीक है, ये भी तो वेक्टर्स ही हैं। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ व्हाट इज आई डॉट आई, व्हाट इज जे डॉट जे एंड व्हाट इज के डॉट के। सर आई स्क्वायर जे स्क्वायर वैसे लिखो बच्चे, ये वाला लिखो आई कैप कॉस आई कैप क्यों, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आई है? आई कॉस मैग्नीट्यूड क्या है इस वेक्टर का? मैग्नीट्यूड पता नहीं, सो 1 ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 भाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, ये कितना होता है? 1। ये इसकी डेफिनेशन थी, है ना। ये हमने डिफाइन ऐसे किया था कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, डायरेक्शन x के अलॉन्ग है। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन थी ना, इसको हम प्रूव थोड़ा कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमने डेफिनेशन ही दी है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है और जो x डायरेक्शन में है। सारे लेक्चर देख रहे हो ना? ठीक है, हमेशा सीरियस होना चाहिए अपने सपनों के लिए, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ही अपने सपनों के लिए सीरियस नहीं है तो फिर दुनिया आपको सीरियसली क्यों ले सर? हंसने वाली बात है, ऐसे क्यों आई ये बताओ फिर? सर नहीं बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं, चीटिंग करनी। सर सर अरे बताओ तो। सर कोई फिलोसफर लग रहे थे एक सेकंड के लिए। मैं? हाँ कौन सा? कोई नहीं अरे बता दिया सर, राजा फिलोसफर। अब बच्चा पढ़ नहीं रहा तो मैं फिर बता क्या करूं? है ना, कभी भी क्लास छोड़ दे रहा, वो भी बेसिक्स में। तुम तो बाद में ज्वाइन करेंगे जब हार्ड चैप्टर चलेंगे। बेटा हार्ड चैप्टर समझने के लिए जरूरी, और हार्ड कुछ नहीं, बात करेंगे बोल फेंकी, ये कर दिया वो कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया, और वहाँ पे चीज़ें सब वेक्टर्स ही हैं, उनका ट्रीटमेंट यही होगा। आई डॉट आई मैग्नीट्यूड आई कैप का 1 into cos 0, so this is unity, this is unity, this is unity। ठीक है ना, ये हमेशा यही आएगा। और अगर हम बात करें आई डॉट जे सर ये 0 जे डॉट के एंड के डॉट आई, ये सारे के सारे भावना 0 होंगे। तो 0 होंगे भावना, शेष बताओ। एंगल 90 है तो cos 90 0 बेटा 1 into 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका भी 1 into cos 90। देखो कोई भी दो वेक्टर अगर हमारे पास हैं, कोई भी दो वेक्टर आपको दे दिए, इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, इनटू इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसके cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हुआ क्या, आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। मल्टीप्लाई किससे करना है, आई और जे के बीच में जो एंगल है उसका cos ले लेना है। ये एंगल तो 90 है, cos 90 0 होता है, तो इसलिए अगर यही नहीं पता कि cos 90 0 होता है फिर तो दिक्कत होगी ना। बेसिक्स के बेसिक्स। दिस इज 0 0 0। अच्छा जे डॉट आई क्या होगा, जे डॉट आई के डॉट जे एंड आई डॉट के, ये क्या होगा, 0 ही होगा ना भावना। Yes. क्यों होगा, सर सेम रीजन। सेम रीजन। और दूसरा अभी आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a।
ठीक है ना, किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा हर केस में। तो इधर से 0 है तो इधर से भी 0 है। ओके, now let us try to see the dot product of any two general vectors. जनरल वेक्टर्स मीन्स कोई भी दो वेक्टर हमने उठा दिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जनरल वेक्टर्स। सो सपोज करो एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर है हमारा बी, कैसी भी है ओरिएंटेड स्पेस के अंदर, ठीक है। तो मैं सबसे जनरल केस लेकर चल रहा हूं कि बच्चा लोग ए जो है ये बराबर किसके है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मोस्ट जनरल यही हो सकता है ना वेक्टर, एक्स वाई और जेड के अलोंग ये कंपोनेंट्स हैं। वेक्टर बी भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दो जनरल वेक्टर ले लिए और यानी कि हमने पहले ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स कर दिया, ये मेरी एक्स वाई और जेड एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड ये दे रखे, ठीक। अब ए डॉट बी अगर मुझे लेना है मोस्ट जनरल फॉर्म में, ए डॉट बी यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये है ना पूरा वेक्टर ए, इसको डॉट कर रखा है वेक्टर बी के साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब बेटा थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट अंदर चला जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में ये एक अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है कि नहीं। तो इस पूरे ब्रैकेट की पहले इसके साथ डॉट हो जाएगी, फिर इस पूरे ब्रैकेट की दूसरे के साथ डॉट हो जाएगी, फिर इस पूरे ब्रैकेट की तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इमेजिन करना मेरे साथ, इस पूरे ब्रैकेट का हम डॉट ले रहे हैं बी एक्स आई कैप के साथ में। पहली वाली टर्म पूरी लिख देता हूँ, 3 टर्म इसकी इसके साथ आएंगी, फिर 3 टर्म इसकी इसके साथ आएंगी, है ना, और 3 टर्म इसकी इसके साथ आएंगी, ठीक है बाबा। टोटल इस मल्टीप्लिकेशन में 9 टर्म्स यहाँ पर आनी है। चलो लिख देता हूँ आपके लिए एक टाइम। So ax bx I dot I cap dot I cap again I dot I आएगा ax bx, फिर प्लस ay bx j dot I प्लस az bx के डॉट आई। इस पूरे ब्रैकेट की पहले बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई किए और डॉट प्रोडक्ट ही हुआ है, जहां वेक्टर है वेक्टर के बीच में ही डॉट हुआ है, ये स्केलर्स तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो प्लस, अब इस पूरे ब्रैकेट की बी वाई जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एक्स बी वाई ये आएगा आई डॉट जे प्लस ए वाई बी वाई यहाँ पर आएगा जे डॉट जे प्लस ए जेड बी वाई दिस इज के डॉट जे। अब इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई बी जेड के कैप के साथ, सो ए एक्स
bz I dot k plus ay bz j dot k plus az bz k dot k. अब बेटा लोग जरा ध्यान दे, j डॉट i 0, k डॉट i 0, i डॉट j 0, k डॉट j 0, i डॉट k ये भी 0, ये भी 0. सो सिर्फ ये बचा. यानी कि a डॉट b फाइनली क्या निकल कर आया, ax bx i डॉट i. शिवेश इधर, ax bx i डॉट i 1. सो ये बचा क्या, ax bx प्लस ay by प्लस az bz. i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1. बाकी सारे खत्म हो गए. 9 टर्म्स थी हमारी, सिर्फ बची कितनी, ये 3 टर्म्स. ठीक है. यानी कि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग x कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो, कोरस्पॉन्डिंग y कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो, कोरस्पॉन्डिंग z कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करके लिख दो. और सबसे सिंपल तो यहाँ पर यही होता कि वेक्टर a, आप सभी जानते हो वेक्टर a इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लंबा क्यों लिखना, ax ay az, and vector b can also be written as bx by and dz, है ना. ये लिखने से अच्छा ये लिखते और सीधे सीधे मेरे को पता है कि x की x से मल्टीप्लाई होनी है, y की y से, z वाले की z से. सो a डॉट b डायरेक्टली आप हमेशा लिख सकते हो ax bx ऐड करना है. ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में प्लस साइन आएगा, ay by प्लस az bz, और यहाँ हमेशा ही प्लस होगा. दिस इज सिंपली दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स. उनके कंपोनेंट्स पता लग गए तो उसका डॉट भी मिल जाएगा. किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोगे ना, ax bx चेंज हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिपेंड नहीं करेगा. a डॉट भी हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी, चाहे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ये दे रखा है या अगर मैं इस तरीके से ले लूं, उसके अंदर भी सेम ही वैल्यू आएगी निकल के. ठीक, प्लीज नोट इट डाउन. तो आगे से सीधा सीधा नोट करना है, x कंपोनेंट कोरस्पॉन्डिंग x कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, y z ऐड कर देंगे. बचा? सॉरी. चलो suppose we are given that vector A is equal to
I cap plus j cap plus k cap, and vector b is equal to 2i cap plus 3j cap plus 0k cap. तो 0k cap यानी कि अगर इसको हम ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, जो है नहीं तो उसको हटा दो, ठीक है। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। Find the dot product and angle between two vectors. आया आंसर? इतना लंबा क्यों कर रहा है बच्चे? देखो मैंने बताया ना, x वाले साथ में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने तो आपको ये बताया ना, ये तो समझाने के लिए था, आया कैसे करना तो यही है। x वाला देखो i के साथ जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, j के साथ जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, k के साथ जो है आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। यही तो आपको समझाया, ये निकल कर आएगा, आपको सीधा यही यूज करना है। cos भावना देखो आप क्या करो, एक तरीका देखो, वेक्टर ए आपने लिख लिया, ये है आपका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। a डॉट b आपको करना है, तो a डॉट b क्या होगा, दिस डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k नहीं है तो इसको 0k कैप लिख लेते हैं। अब बेटा कॉरस्पॉन्डिंग ये मल्टीप्लाई करना है, i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ। i की i के साथ करी, i डॉट i तो खत्म हो जाएगा, ये आएगा 2, 3 प्लस 3, ये वाला 0 प्लस 0, तो डॉट प्रोडक्ट तो 5 आएगा निकल के। सर सर ये तो 5 आ गया, एंगल आ रहा है रूट 1386 अंडर रूट ऑफ 1386 5 बाई रूट 13 आ रहा है कुछ सर 5 बाय रूट 3 इंटू रूट 30 5 बाई 3 इंटू रूट 30 रूट 3 इंटू रूट 5 बाई रूट 39 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। 5 बाय रूट 39 नहीं 5 बाय 39 5 बाई 39 अभी देखते हैं,
और बहाना एक और देखो, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। वेक्टर ए मैंने बताया ना, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स पता लग गए ना। वेक्टर ए को सीधा सीधा ये लिखो 1, 1, 1। ये तो होगा ना, i के साथ 1 है, j के साथ 1 है, k के साथ 1 है। इसी तरीके से वेक्टर b को लिखो, यस सर 5/√3 i के साथ 2 है, j के साथ 3 है, k के साथ 0 है। सीधा इसकी मल्टीप्लाई होनी है, इसकी इससे होनी है, इसकी इससे होनी है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 + 3 + 0 5। इतना लंबा थोड़ा क्या कर रहे थे आप? दोबारा से खोल के एक एक सबको लिख रहा था। चलो सर √3 × √13 39 होगा या √39 होगा? √39। तो फिर 5/√39। अब देखो a डॉट b हम जानते थे ये किसके बराबर है, a b cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन देम। सो cos थीटा इज a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। पीछे एक फॉर्मूला लिखा था, a डॉट b की वैल्यू भी निकाली है आपने 5। बेटा a डॉट b की वैल्यू निकाली है ना 5। मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर निकालना है तो उसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ a ये दे रखा है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a सिंपली हमारा हो जाएगा √(1² + 1² + 1² + 1², 1² + 1² + 1²। जाके यही चैप्टर दोबारा रिवाइज करना आज ही की क्लास, ठीक है ना। कंपोनेंट जो दे रखे हैं 1² + 1² + 1², मैग्नीट्यूड ऑफ b ये हो जाएगा हमारे पास 2² + 3² + 0²। तो ये निकल कर आया हमारे पास √3 और ये निकल कर आया हमारे पास √13, ठीक है। सो cos थीटा इज 5/√3 √13, ओके। अंडर रूट पूरे के ऊपर ले लेंगे, ये आएगा हमारे पास 5/√39। सो थीटा की वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई, cos इनवर्स ऑफ 5/√39, ओके। ये हमारा आंसर होगा। शिव शब्द समझ में आया? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। ओके, देखो दो वेक्टर दे दिए रैंडमली, उसके बीच का आपको एंगल भी पता लग गया कि कोई भी दो वेक्टर हो, है ना। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये इसके कंपोनेंट्स थे, उसके बाद हमने इसका एंगल बता दिया, इन दोनों के बीच क्या एंगल बनेगा। भले आप उनको स्पेस में देख नहीं पाए, बट स्टिल मैथमेटिक्स इज सो पावरफुल। समझ आ रही है ना? सवाल से सोल्व करने के लिए ना देखो कितना बड़ा इंप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर डॉट करने आते हैं तो ये काम कर सकते हैं। आई कैन टेल यू द एंगल बिटवीन दैट, ठीक है, ठीक है ना। एक बार देख लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कोरस्पॉन्डिंग x y कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई करने होते हैं, आंसर आ जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ।